प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण आलेख का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका अनुसंधान में प्रकाशित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रभाकर सिंह का आलेख है, जिसका शीर्षक है छायावाद, हिंदी आलोचना की उधेड़ बूंद। इस अनुसंधान पत्रिका के संपादक आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग हैं। डॉक्टर प्रभाकर सिंह का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रभाकर सिंह का परिचय हम लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग में आपसे चर्चा की थी। डॉक्टर प्रभाकर सिंह का जन्म सन 1989 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के मानपुर गांव में हुआ है। आप 2005 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे हैं। आपकी चर्चित 2 संपादित पुस्तकें हैं, उपन्यास मूल्यांकन के नए आयाम, रीतिकाव्य मूल्यांकन के नए आयाम, और आपकी एक प्रकाशित पुस्तक है आधुनिक साहित्य विकास और विमर्श, जो काफ़ी चर्चा में रही है। तो प्यारे साथियों, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। छायावाद, हिंदी आलोचना की उधेड़ बूंद। आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रभाकर सिंह की यह आलेख है। छायावाद, हिंदी आलोचना की उधेड़ बूंद। छायावाद आधुनिक कविता का सृजनात्मक युग है। आधुनिक साहित्य में यह दौर 1918 से 1936 के बीच माना जाता है। सामंतवाद और साम्राज्यवाद प्रतिरोध की चेतना के साथ स्वच्छंद कल्पना, नवीन सौंदर्य बोध से युक्त इस काव्य आंदोलन को इसके उद्भव काल से ही तरह तरह से विवेचित किया गया। छायावाद आधुनिक कविता का सृजनात्मक युग है। आधुनिक साहित्य में यह दौर सन 1918 से 1936 के बीच माना जाता है। सामंतवाद और साम्राज्यवाद प्रतिरोध की चेतना के साथ स्वच्छंद कल्पना, नवीन सौंदर्य बोध से युक्त इस काव्य आंदोलन को इसके उद्भव काल से ही तरह तरह से विवेचित किया गया। आरंभ में खुद छायावादी कवि इसको अपनी कविता की दृष्टि से विश्लेषित करते हैं। हिंदी आलोचना में इसके पश्चिमी और भारतीय स्रोतों की गहन पड़ताल की गई। आलोचकों का एक वर्ग इसे अंग्रेजी रोमांटिक कविता से जोड़ता है और बंगाल की रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की स्वच्छंद चेतना से इसके संबंध को उकेरता है। कुछ आलोचकों ने इसको भारतीय चेतना की जमीन से जोड़ते हुए नितांत देसी और भारतीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति माना है। यूं इन सबके बीच छायावाद विषयक आलोचना के उधेड़ बूंद को जानना और परखना दिलचस्प होगा। छायावाद पर हिंदी आलोचना में खूब लिखा गया और लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी अकादमिक जगत में कुछ ही आलोचक हैं जिनको प्रायः कोट किया जाता है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह का नाम प्रमुख है। कहना न होगा कि कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिन्होंने छायावाद पर बेहतरीन आलोचनात्मक लेखन किया, लेकिन आलोचक
लेकिन उन्हें हिंदी पाठक संस्कृति और आलोचना की जमीन से प्रायः बेदखल ही रखा गया। कहना न होगा कि कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिन्होंने छायावाद पर बेहतरीन आलोचनात्मक लेखन किया, लेकिन उन्हें हिंदी पाठक संस्कृति और आलोचना की जमीन से प्रायः बेदखल ही रखा गया। इन्हीं आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान और विजय देव नारायण शाही के छायावाद विषयक आलोचनात्मक लेखन को दर्ज किया जा सकता है। इन्होंने छायावाद की नई व्याख्या की, उसकी कविताएं को मौलिक ढंग से विवेचित किया। आज जब पड़ताल करना समय की मांग है, इस लेख में इन आलोचकों के लेखन को केंद्र में इसका विषय केंद्र में रखकर बातचीत होगी। इस लेखन में इन आलोचकों के लेखन को केंद्र में रखकर बातचीत होगी। शिवदान सिंह चौहान का लेख सन 1939 में प्रकाशित हुआ। इसका विषय था छायावादी कविता में असंतोष भावना। और दूसरा विजय देव नारायण शाही का लेख लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञे तक, जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। यह आलेख इन आलोचकों के आलोचना की मौलिक देन है। इन लेखकों पर बातचीत करने से पहले छायावाद विषयक हिंदी आलोचना के प्रसिद्ध लेखों और आलोचकों के बारे में बात करना बेहतर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के समकालीन आलोचक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावाद को दो अर्थों में विवेचित किया है। उन्हीं के शब्दों में छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो छायावाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध का काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। इस स्वरूप में आत्मा के आभास को यूरोप में छाया या फैंटस्माटा कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे, वे छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में प्रकट हुआ। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 362। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे यूरोपीय रोमांटिक कविता रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से जोड़ते हुए इसे पद्धति विशेष की कविता कहते हैं। यो खुद प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन्हें प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा की कविता में पंत की कविता अधिक पसंद आई। छायावाद संबंधित मूल्यांकन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को आध्यात्मिक या धार्मिक चेतना की जगह उसके मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष को अधिक तरजीह दी है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रसाद और निराला के काव्य को प्रमुख माना और उन पर विस्तार से लिखा। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान के बाद रामविलास शर्मा ने छायावादी साहित्य को अंतर्विरोधों के साहित्य के रूप में विवेचित किया। छायावादी कवियों में निराला उनके सबसे प्रिय कवि हैं, जिन्हें वह
हिंदी नवजागरण का प्रमुख मानते हैं। निराला की साहित्य साधना के 3 भागों में रामविलास जी ने निराला के काव्य व्यक्तित्व का विशद मूल्यांकन किया। मार्क्सवादी आलोचना के बहुचर्चित आलोचक नामवर सिंह ने छायावाद पर स्वतंत्र और खूब चर्चित लेखन किया। उन्होंने छायावाद नाम की स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी। इस पुस्तक की भूमिका में वह छायावाद को विश्लेषित करते हुए कहते हैं, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और उसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता है। भूमिका से छायावादी पाठकों के बीच डॉक्टर नगेंद्र की यह परिभाषा खूब प्रशंसित हुई, जिसमें उन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। इस तरह छायावादी कविता पर राष्ट्रवादी, प्रगतिवादी, समाजवादी, भाषावादी और विमर्शवादी आलोचकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी राय जाहिर की। छायावादी कविता को देखने और परखने का उपक्रम लगातार जारी रहा। इस विवेचन क्रम में कुछ आलोचक, जिन्होंने छायावाद को व्यापक सरोकार के साथ विश्लेषण किया, उन्हें आलोचना के लोकतंत्र में कम जगह मिली। पुनः मूल्यांकन करते समय हम इन आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान और विजयदेव नारायण शाही के छायावाद विषयक आलोचना की पड़ताल जरूरी है। हम सब जानते हैं कि छायावाद के पतन के साथ ही हिंदी साहित्य में प्रगतिशील कविता और आलोचना का पदार्पण हुआ। हिंदी में प्रगतिशील आलोचना के आरंभिक नामों में शिवदान सिंह चौहान का नाम लिया जाता है। उन्हें प्रगतिशील आलोचना का संस्थापक भी कहा जाता है। शिवदान सिंह चौहान को जितना उनके सृजनात्मक आलोचना के लिए याद किया जाता है, उससे कहीं अधिक उनके ऊपर लिखे गए विवादास्पद आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए भी। शिवदान सिंह चौहान की आलोचना का आरंभ ही छायावादी कविता की पड़ताल के साथ हुआ। सन 1939 में उन्होंने छायावादी कविता में असंतोष भावना विषयक लेख लिखा, जो साहित्य अनुशीलन पुस्तक में दर्ज है। इस लेख में वह छायावादी कविता को संश्लिष्ट काव्य के रूप में भी विवेचित करते हैं। उन्होंने छायावादी कविता के कई सृजनात्मक और वैचारिक पक्षों का इस लेख में संकेत किया है। छायावादी कविता की कमियों पर भी विचार किया। परवर्ती हिंदी आलोचना में जानबूझकर शिवदान जी के इस लेख की सृजनात्मक बातों को कम उकेरा गया, बल्कि छायावाद के ऊपर उनके द्वारा की गई कुछ नकारात्मक टिप्पणियों को उद्धृत करके उन्हें छायावाद का विरोधी आलोचक सिद्ध कर दिया गया। इस लेख में शिवदान जी ने छायावाद का मूल्यांकन कुछ इस प्रकार किया। उन्हीं के शब्दों में, यह सभ्यता जिसको छायावाद का कवि अभिषिक्त करना चाहता है, कोई प्राचीन नहीं बल्कि आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता है। उसकी वास्तविकता ने कवि का दृष्टिकोण इतना व्यापक बनाया है कि वह पुरानी संकीर्ण धारा का परित्याग कर स्वतंत्र होने की आवश्यकता का अनुभव करने लगा है। इस प्रकार छायावादी कवि एक प्रकार का क्रांतिकारी था, क्योंकि उसकी वाणी, उसके भाव चित्र में समांति प्राचीन के प्रति गहरा प्रतिवाद था। साहित्य अनुशीलन पृष्ठ संख्या 71।
इसी लेख में आगे चौहान जी छायावादी कविता में असंतोष भावना की व्यापक पड़ताल करते हुए लिखते हैं, छायावादी कवि को जीवन के अभाव की चेतना प्राप्त हो गई, यद्यपि उसकी अंतः प्रेरणा व्यापक वास्तविकता के प्रति अचेतन है। इसलिए इस अभाव को ही वह मानव जीवन की श्रेष्ठता, वास्तविकता समझने लगा। लेकिन अभाव की चेतना पाकर कोई उससे संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे अपनी दुर्बलताओं के कारण उसके प्रति कृत्रिम संतुष्टि का भाव वह कितना ही प्रदर्शित क्यों न करे। इसी कारण छायावादी कविता में असंतोष भावना की प्रधानता है। वही पृष्ठ संख्या 81। इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि शिवदान सिंह चौहान छायावादी कविता को आधुनिक पूंजीवाद से जोड़ते हुए उसकी क्रांतिकारी चेतना की बात करते हैं। छायावादी कविता में सामंती चेतना के प्रति उसके प्रतिरोध को भी दर्ज करते हैं। इसी लेख में वह छायावादी कविता में अचेतन के प्रति लगाव के चलते उसमें आई असंतोष भावना की व्याप्ति की ओर भी संकेत करते हैं। कहना न होगा कि बाद के दिनों में रामविलास शर्मा और नामवर सिंह के छायावाद संबंधी मूल्यांकन में इन सूत्रों का विकास देखा जा सकता है। रामविलास जी द्वारा पूंजीवाद की प्रगतिशील चेतना का छायावादी कविता पर सकारात्मक प्रभाव की विवेचना करना, या नामवर जी द्वारा छायावादी कविता को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहते हुए उसे रूढ़िवाद विरोधी काव्य चेतना के रूप में विवेचन करना, यह चौहान जी की आलोचना दृष्टि का ही तो विकास है। यह मार्क्सवादी आलोचना का अंतर्विरोधी है कि बाद के दिनों में रामविलास शर्मा और नामवर जी जैसे समीक्षकों ने शिवदान सिंह चौहान की इन मौलिक प्रस्थापनाओं को जानबूझकर प्रस्तावित नहीं किया, बल्कि वे बार बार उनको छायावादी कविता के विरोधी आलोचक के रूप में दर्ज करते हैं। यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि छायावाद के संदर्भ में शिवदान सिंह चौहान ने जो सकारात्मक टिप्पणी की, उनको बाद के दिनों में उन्होंने संशोधित भी किया। लेकिन भला इन दिग्गज आलोचकों को इन बातों की क्या प्रभाव होती। हिंदी आलोचना के कैनन में छायावाद विषयक आलोचना में शिवदान सिंह चौहान के इस लेख को प्रस्थान लेख की तरह याद किया जाना चाहिए, जिसमें छायावादी कविता के संस्कृति और काव्य सौंदर्य को उसकी क्रांतिकारी चेतना, पूंजीवाद से उसके संबंध और छायावाद में व्यक्त सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदना की पड़ताल करने वाला यह लेख हमें छायावाद को देखने का नया नजरिया देता है। छायावाद विषयक आलोचना में एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु विजय देव नारायण शाही का छायावाद विषयक लेखन है। शाही का लंबा लेख लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञे तक, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। यह लेख उनकी पुस्तक 60वां दशक में संकलित है। यह शाही जी की आलोचनात्मक लेखन की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इस लंबे लेख में उन्होंने छायावाद को नए दृष्टिकोण के साथ विवेचित किया है। छायावाद को यूरोप की रोमांटिक कविता से अलग भारतीय जागरण की ऐतिहासिक चेतना और युगीन राजनीतिक चेतना के साथ जोड़ते हुए उन्होंने छायावाद को सत्याग्रह युग के नाम से संबोधित किया। उन्हीं के शब्दों में छायावाद युग, जिसे हम अखिल भारतीय दृष्टि से सत्याग्रह युग कह सकते हैं। 6वां दशक, पृष्ठ संख्या 271। छायावादी कविता उद्भव काल से ही उसे यूरोप के रोमांटिक काव्यधारा से जोड़कर देखा गया, लेकिन शाही जी अपने इस लेख में छायावादी काव्य की आंतरिक चेतना और यूरोप के रोमांटिक काव्यधारा की चेतना में फर्क करते हैं।
छायावादी कविता की पृष्ठभूमि भारतीय इतिहास की जागृत परंपरा से अधिक जुड़ी हुई है। इसकी गहराई से तस्दीक करते हुए उन्होंने लिखा है, छायावाद की चर्चा में अक्सर यूरोप के रोमांटिसिज्म का नाम चस्पा कर दिया जाता है। मैंने भरसक हिंदी के सत्याग्रह युग के साहित्य पर रोमांटिक विश्लेषण लगाने से परहेज किया है, क्योंकि यूरोप की 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रेंच क्रांति की गोद में जिस मानसिक उद्वेलन को आज़ादी मिली, उसके सपनों का केंद्र प्रधानतः प्रभुत्व संपन्न शक्ति या सत्ता अभिलाषी है। यह सही है कि हर क्रांति नैतिक और शक्ति दोनों तत्वों के सम्मिश्रण की भूमि होती है, लेकिन यूरोप की क्रांति फ्रेंच और रूसी दोनों ही प्रधानतः शक्ति के अजस्र स्रोत के विशाल विस्फोट की ही चकाचौंध की ज्वाला है जिसकी उद्दाम ज्योति के आगे नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न छोटे और छिछले मालूम पड़ने लगते हैं। अगर हम सत्याग्रह युग के मानसिक उद्वेलन को शब्दबद्ध करें तो कह सकते हैं कि नैतिकता का उदात्तीकरण एक ऐसा विराट प्रभामंडल है जिसके आगे सत्ता और शक्ति, क्रांति अथवा क्रमिक विकास के प्रश्न गौण हो जाते हैं। वही पृष्ठ संख्या 274। शाही जी के इस विवेचन में यूरोपीय रोमांटिसिज्म की पृष्ठभूमि में शक्ति का स्रोत अधिक उद्दाम है, जबकि भारतीय सत्याग्रह युग में नैतिकता का प्रश्न केंद्र में है। इसी रूप में वह यूरोपीय रोमांटिक काव्यधारा से छायावादी या सत्याग्रह युग की काव्यधारा की जमीन को अलग मानते हैं। जहाँ तक कि शाही जी इन दोनों धाराओं की संवेदना को एक दूसरे के विलोम के रूप में देखते हैं। इसी लेख में इस बात को दर्ज करते हुए वह लिखते हैं, यूरोपीय रोमांटिक कवियों ने मानवीय शक्ति के विस्फोट में नैतिकता के विलयन में स्थूलतम से लेकर सूक्ष्मतम क्षणों को पकड़ने की कोशिश की है। हिंदी के छायावादी काव्य में सत्याग्रह युग की भारतीय अनुभूति की पूरी कथा हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहा जा सकता है वह प्रधानतः नैतिकता में शक्ति के विलयन की ही कथा है। निराला पंत महादेवी मुख्यतः नैतिकता में ही शक्ति का होम करते हैं। यह तो स्पष्ट ही है। सबसे अधिक शाक्त जयशंकर प्रसाद भी यूरोपीय अर्थ में रोमांटिक नहीं है। मेरी कल्पना में इस समय प्रसाद के चरित्र आ रहे हैं, स्कंदगुप्त, चाणक्य, मनु, यह सब नैतिक प्रत्यंचा पर चढ़े हुए शक्तिवान ही तो हैं। रोमांटिसिज्म और छायावाद का मिलान उस एनर्जी में है जो मराल और इमेजिनेटिव विजन के साथ साथ भभक उठने से पैदा होती है। इसलिए दोनों का काव्य भिन्न है। इस भिन्नता को ध्यान में रख कर ही हम रोमांटिसिज्म की शब्दावली का व्यवहार छायावाद के संदर्भ में कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 274। छायावाद को इसी दृष्टि से भारतीय चेतना के आलोक में विवेचित करने से उसकी कविताओं को अधिक गहराई से समझा जा सकता है। शाही जी की सघन आलोचना दृष्टि में छायावाद को इस तरह देखना एकदम तो नया नहीं। हाँ, छायावाद को देखने परखने का एक व्यापक दृष्टिकोण और नवीन आकांक्षा इनके आलोचनात्मक लेखन को विरलता प्रदान करती है। छायावादी कविता में व्यक्ति की चेतना, राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना और कल्पना की उड़ान का संश्लिष्ट रूप एक दूसरे में घुल मिलकर उस युग की कविता को कैसे गहराई प्रदान करते हैं, इसकी पड़ताल करते हुए शाही जी ने सही लिखा है कि छायावाद की हर रचना एक साथ नैतिक
साहित्यिक भी हैं, कल्पनात्मक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। इससे काव्य में अर्थ और उसकी गूंज अनुगूंज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए प्रसाद की बीती विभावरी जागरी, या निराला का राम की शक्ति पूजा, या पंत का धूम धुआं रे, या महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना, यह एक साथ ही नैतिक, कल्पनात्मक और राजनैतिक स्तरों पर झंकृत होता है। शाही जी की छायावादी काव्य विषयक आलोचना विरल इस रूप में भी है कि वह अपनी पूर्ववर्ती राष्ट्रवादी मार्क्सवादी आलोचना में जुड़ती हुई उसमें नवीन प्रस्थान बिंदु जोड़ती है और परवर्ती आलोचना के लिए नए सूत्र भी प्रदान करती है। इस दृष्टि से रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना में छायावादी कविता को शक्ति काव्य के रूप में विवेचन करते हैं और छायावाद प्रासंगिकता की तलाश करते हुए रमेश चंद्र शाह लिखते हैं, जाति स्मृति की टकराहट से अपने अस्तित्व की उलझन की परिभाषा और समाधान पाने का संघर्ष हम जिस गहरे लगाव के स्तर पर प्रसाद और निराला में तथा किसी सीमा तक पंत महादेवी में भी देखते हैं, वैसा बाद के कवियों में नहीं देखते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता छायावाद की प्रासंगिकता पृष्ठ संख्या 21। इस तरह छायावाद विषयक आलोचना की इस उधेड़बुन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि छायावाद की कविता बहुस्तरीय और बहुधर्मी है। शक्ति संघर्ष, व्यक्ति चेतना, राष्ट्रीय जागरण का स्वर, कल्पना, नवीन सौंदर्य बोध के साथ इस युग का संश्लिष्ट काव्य इसे आधुनिक युग का प्रमुख काव्य आंदोलन बना देता है। छायावादी कवियों में काव्य संवेदना की मौलिकता और सघनता अलग अलग है। जो कवि जितना ही अपनी जाति परंपरा युगीन संवेदना और मौलिक काव्य भूमि की सघनता को कविता में प्रकट करता है, उसी रूप में उसे हिंदी आलोचना में विवेचित किया गया। इस रूप में छायावादी कविता में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का स्वर एक दूसरे से जुड़ते हुए भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है। हिंदी आलोचना में इस सामूहिक व्यक्तिगत चेतना को विवेचित करने का सार्थक उपक्रम हुआ। जरूरत है हमें आलोचना के इस लोकतांत्रिक स्वरूप की पड़ताल करने की, जिसमें हर आलोचक द्वारा की गई मौलिक स्थापनाओं को और नई बातों को जगह मिले। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रभाकर सिंह का यह आलेख यहाँ पर अध्ययन किया और आप लोगों ने धैर्य से सुना। इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, अब हम अगले रिकॉर्डिंग में डॉक्टर प्रभाकर जी की कोई महत्वपूर्ण रचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, धन्यवाद।